स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी पे। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी बेस्ड वॉरफेयर, जो आने वाले युद्ध होने वाले हैं एनर्जी रिलेटेड, उसको समझते हैं। तो एनर्जी समझिए कि युद्ध में हमेशा एनर्जी लगता था, है और रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता किस स्केल पे, एनर्जी ही कोर होता है। तो पहले हम लोग इलास्टिक एनर्जी से स्टार्ट किए, यानी कि तीर धनुष से समझ लीजिए, आपके मसल पावर से समझ लीजिए, या ट्रैम्पोलिन से समझ लीजिए, ट्रेबोशे से समझ लीजिए। तो मतलब गाड़ी वहीं से खुला था और हम लोग डिज़ाइन का फ़ायदा उठाते थे, यानी कि क्रॉसबो बना के डिज़ाइन से यील्ड अच्छा कर सके, ट्रेबोशो में ग्रेविटी का इस्तेमाल करके कर सकें। तो यहाँ से हमारी गाड़ी खुली वॉरफेयर का। फिर हो गया कि अभी जो इरा चल रहा है वो इरा है इसका, मतलब जिसमें हम लोग एक्सप्लोसिव्स और प्रोपेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सप्लोसिव्स का काम होता है बूम करना, प्रोपेलेंट का काम होना है वुश करना, यानी कहीं ले जाना, यानी कि आपका मिसाइल को डिलीवरी, होम डिलीवरी करने के लिए प्रोपेलेंट यूज़ होगा, उसका डिलीवरी में प्यार बांटने के लिए एक्सप्लोसिव यूज़ होगा। तो वैसे ही करके हम लोग का गाड़ी चला, और आपका जितना भी फ्यू फ्यू होता है वो भी वही करता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास E इक्वल टू MC स्क्वायर आ चुका है, यानी कि इससे ज़्यादा एनर्जेटिक रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है। E इक्वल MC स्क्वायर से आगे नहीं जा सकते। तो है, एनर्जी है हमारे पास, पूरा बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। तो उसको यूज़ नहीं कर सकते उतना। तो अब जो इरा आ रहा है, यानी कि 2020 के बाद से ये इरा में आ रहा है हम लोग का कि एनर्जी बेस्ड सिस्टम है, इससे नीचे लेकिन इससे आसपास पे, लेकिन फील्ड बदल जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा फ्यूल, आपका पेट्रोल और डीजल, उस तरह के फ्यूल और सेमीकंडक्टर। ये दोनों की शादी करके अब हमारे हथियार में थोड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये हुआ एनर्जी आ कहाँ से रही है, मतलब 3 इरा समझ लिए वॉर कर रहा है, हम लोग तीसरा में घुस रहे हैं। तो सबसे पहला एनर्जी बेस्ड वेपन पे जिस पे डिस्कशन हुआ था वो था रेल गन। तो रेल गन में ये समझिए कि फिजिक्स में एक लिमिट है कि अगर आप एक चेंबर लेते हैं, चेंबर के पीछे आप बूम पाउडर करते हैं और उसे बूम करते हैं, वो कितना स्पीड दे सकता है उसका एक लिमिट है, और कितना स्पीड आप प्रैक्टिकल बैरल लेंथ में पहुंच सकते हैं वो भी लिमिटेड है। जैसे कि अगर आप बैरल में एक डायमीटर वर्सेस लेंथ उसको नापा जाता है, वो डायमीटर वर्सेस लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि नेवल गन सबसे बड़े गन्स माने जाते हैं, उसका भी लिमिट है और वो फिजिक्स बेस्ड है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। और रहा बात कि अगर बहुत 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 दूर भेजना है तो उसके लिए आपको फिर एक्सेलरेटर बनाना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल चार्जेस एक एक करके बूम बूम बूम, मतलब ऑलमोस्ट रॉकेट बना रहे हो उल्टा। तो ये फिजिक्स लेवल पे इसका आप कुछ नहीं कर सकते, और हम बड़ा बना सकते हैं आप उसका रेंज, लेकिन ज़्यादा खास नहीं चेंज कर सकते। तो हिसाब ये आया कि क्या होगा अगर हम स्पीड का प्रॉब्लम जो है, यानी कितना मार्क पे हम प्रोजेक्टाइल भेज सकते हैं, उसको चेंज कर दें। तो रेल गन बोलता है वेलोसिटी इक्वल्स यस, कितना स्पीड में, वो आप पे है सर। आपके पास एनर्जी है, रेल गन बहुत बढ़िया स्पीड देगा। आपके पास कम एनर्जी है, कम स्पीड देगा, वो आप पे है। इसका फिजिक्स में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं। ये बहुत छोटे बैरल में बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है अगर आप उस पावर को हैंडल कर सकते हैं। और प्लस ये थोड़ा सा इफिशिएंट भी होता है, यानी कि कितना मेगा जूल एनर्जी आपके कैपेसिटर्स में है और वो कितना प्रोजेक्टाइल में ट्रांसफर हो रहा है, ये एक्चुअली अच्छा होता है। ये मतलब लगभग कुछ कुछ केसेस में 30% तक छू सकता है। और मतलब अगर मतलब बिना डिज़ाइन के भी बना रहे तो भी 10-15% पहुंच जाता है। तो वही समझिए कि ये इसका फ़ायदा है कि वेलोसिटी टेंशन नहीं लेना है। वेलोसिटी आप जो देख रहे हैं वो आप पे है, यानी कि आप कितनी एनर्जी उस पर डंप कर पा रहे हैं। आप मार्क 2 चाहते हैं, मार्क 3 चाहते हैं, मार्क 4 चाहते हैं, मार्क 5 चाहते हैं, मार्क 20 चाहते हैं, अगर आप उतनी एनर्जी दे सकते हैं ये चला जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो एनर्जी है, एफिशिएंसी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम नहीं होता है। आप कभी भी ध्यान दीजिए कि जैसे अभी जापान ने टेस्टिंग किया और आप यूएस का ये सब देखते होंगे, ये आग कहाँ से आ रहा है, ये भूर कहाँ से आ जा रहा है? ये आता है क्योंकि ये सिस्टम सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। यानी कि जैसे आप लोग मोटर पढ़ते होंगे तो उसमें मोटर में पढ़े होंगे ना कि जैसे इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग है, सिंक्रोनस नहीं सेल्फ स्टार्ट है। सिंक्रोनस में आपको इंडक्शन मोटर का स्क्विरल केज डालना पड़ता है कि स्टार्ट हो जाए, एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर वो चलता रहेगा। तो वही लॉजिक रहता है कि हर डिज़ाइन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, यानी कि वो खुद से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी वही दिक्कत है, ये स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने मतलब जो 2 रेल हैं उसके बीच में कंडक्टर डाला, चाहे वो सैबो हो चाहे कुछ भी हो, आपने डाला वो कंडक्टर और पावर उस पर डंप की, वो सीधा मेल्ट हो जाएगा, वेल्ड होगा और मेल्ट हो जाएगा, काम खत्म। वो आगे नहीं बढ़ने वाला। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा एज देना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड रिएक्ट करे, ना कि वेल्डिंग फोर्स। वेल्डिंग फोर्स मतलब जो आपका एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, जो गर्मी हो रही है उसका। तो आपको थोड़ा बैलेंस करना होगा, थोड़ा सा एक मतलब समझिए 2 फोर्सेस हो सकते हैं, आप एक फोर्स जो चाहते हो उसको थोड़ा सा प्यार देना होगा। तो ये प्यार वहीं से आ रहा है।
तो उन्होंने ये कुछ ज़्यादा बूम बाम प्यार नहीं दे रहा है। हाँ, इसमें इनके केसेस में जहाँ तक मुझे याद है वो शायद हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से पुश कर रहे थे। इसीलिए देखिए जितने लोग भी रेल गन बनाते हैं उनको मतलब कई बार वो एयर सॉफ्ट गन का इस्तेमाल करके मतलब पुश आपको इनिशियल पुश देना होगा या आप वहाँ मैग्नेट लगा सकते हैं। तो जनरली जिस लेवल एनर्जी लेवल में बात हो रहा है वहाँ उनको पुश करना पड़ता है, इसलिए जापानीज़ वाला में भी पुश करना पड़ता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता और दूसरा ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कि जितनी बार आप इसे फायर करेंगे, कितना डैमेज ये बैरल पे करता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बैरल से कंडक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कंडक्शन है। और ऐसा नहीं है कि हमारे आर्टिलरी शेल्स का डैमेज नहीं होता या टैंक बैरल्स का डैमेज नहीं होता, सब होता है। लेकिन बहुत इंजीनियरिंग लगी उसे इतना बनाने में, टैंक के केसेस में, आर्टिलरी के केस में, कि कुछ हज़ार राउंड तक तो वो संभाल ले। रेल गन में उतनी एफिशिएंसी लाना कि वो कुछ हज़ार राउंड भी संभाल ले, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। ये एक सीरियस समस्या है, मतलब फिजिक्स लेवल पे है ये। वो सेल्फ क्या आप सॉल्व कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए है प्रोपेलेंट चार्ज डालो। आपके पास है कि आप बैरल ऐसा बना सकते हो कि 500 शॉट के बाद ही आप उसे बदल दो, कर सकते हैं। लेकिन ये फिजिक्स लेवल पे ये चेंज नहीं होगा। ये आप एक्सपेंस में दिखा दो, फ्यूं फ्यूं कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो सारे बैरल बदलने पड़ेंगे। ये मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे, साइंस लेवल पे ये होता है। तो इसीलिए देखिए कि हम लोग कब से इसका काम चल रहा है, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत R&D डाला गया, बहुत पैसा डाला गया और बहुत टाइम भी दिया गया। लेकिन आउटपुट इसका नो पीस ही लिया है कि ये जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता ना, इसका एक साइड इफेक्ट है। यानी कि अगर आप नेवल इंगेजमेंट में हैं और आपका 2 शिप एक दूसरे को देख पा रहा है, आप नहीं चाहोगे कि आप अगर किसी को फायर कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा फायर, क्योंकि वो काउंटर मेजर कर देगा। काउंटर मेजर बोलेंगे ये इतना तेज चलता है, काउंटर मेजर उसको ये नहीं करना, उसको बस अपने सारे मिसाइल ऊपर भेज देना है। मिसाइल आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो अगर शिप से निकल गया तो यानी शिप के उड़ने पे वो नहीं डैमेज होगा और फिर वो आप पे प्यार बरसाएगा। तो हमेशा आप चाहते हो ना कि आप कुछ कर रहे हो दूसरे को नहीं दिखे। इसीलिए देखिए आर्मी में सप्रेसर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, कि दूसरे को पता नहीं चले कि मैंने फायर किया है। ये इतना प्रेम से आग देता है। और बोलेंगे नहीं जापान वाला दिन, वो दिन में आप देख रहे हैं तो दिख रहा है, और अगर थर्मल में देखेंगे बहुत बढ़िया से दिखेगा कि आपने फायर किया है। तो वो स्टेल्थ हटा देता है। दूसरा बैरल सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यहीं पे सबको बार बार दिक्कत हो रहा है कि बार बार बैरल ही बदलो। और बैरल बदलना वॉर टाइम में आप आराम से, वो जो 100 शॉट का है, पीस टाइम में 100 शॉट आप मतलब 4-5 साल में करोगे। वॉर टाइम में 100 शॉट लिटरली कुछ घंटे में हो सकता है। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। इसीलिए इतना पैसा लगाने के बाद, इतना तिकड़म करने के बाद, अभी तक आपको सब जगह सब फुटेज मिलेगा, सब है, लोग बना भी लेते हैं, लेकिन घूम फिर के बाद वही आता है। इसके केस में तो ये लोग ये एयर बस्ट भी कर दिए हैं कि मतलब ये आ रहा है और एयर बस्ट कर जाएगा। एयर बस्ट करने का मतलब होता है कि वो उसके अंदर एक्सप्लोसिव है, उसमें टाइम्ड बूम कर सकते हैं। और उसका चूंकि इतना ज़्यादा फॉरवर्ड वेलोसिटी है, वो शरापनल डैमेज बहुत ज़्यादा करेगा। तो किया जा चुका है, लेकिन इससे आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये दो सिस्टम जो है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है और डिस्ट्रक्टिव बहुत होता है, खुद को वो लिमिट कर देता है। मतलब सबने बनाया, सबने टेस्ट किया, लेकिन डिप्लॉयमेंट इसीलिए नहीं होता है। अब आते हैं इसका एक लेस नोन कज़न से, जैसे हम लोग कहते हैं कॉइल गन। अब कॉइल गन समझिए वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे आप ऑन ऑफ बहुत तेज़ी से कर पा रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें है सेल्फ स्टार्टिंग, ऑब्वियसली आपका मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। नो स्पीड लिमिट, इसमें भी वही रेल गन वाला कि आप जितना स्पीड चाहें भेज सकते हैं, और ये स्मूथ होता है। कॉइल गन में जैसे ही मतलब ये मिला, पुश मिला, वो सीधे आगे चला जाएगा। यहाँ पे कॉइल गन में आप कर सकते हो, अगर आपका बहुत लंबा बैरल है, आप सीक्वेंस कर सकते हो। सीक्वेंस ऐसा कर सकते हो, स्टार्टिंग में भैया जेंटली आगे बढ़ो, धड़ 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 कर, फिर एक्सेलरेशन बढ़ाओ, ताकि जी शॉक जो लग रहा है प्रोजेक्टाइल को बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब उससे फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए आपका जी शॉक इतना ज़्यादा है कि जो आप उसमें एक्सप्लोसिव डालना चाह रहे हैं वो बैरल में ही बूम हो जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये स्मूथ रहता है। और शॉक फिर मतलब सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आप डालना चाहते हैं, थर्मल सेंसिटिव कुछ डालना चाहते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको ऑप्शन मिलता है लंबे बैरल पे। मतलब एक ही मतलब सीरीज़ है जिसमें कॉइल गन को ढंग से रिस्पेक्ट मिला है, वो हेलो। हेलो में कॉइल गन ढंग से दिखाया गया, क्योंकि रेल गन आप बना नहीं सकते उतना बड़ा जो स्पेस में रहे। और रहा बात स्पेस में, अगर दो मेटल एक दूसरे को छू रहा है, वो वेल्ड ऐसे ही कर जाएगा। तो सेल्फ स्टार्ट होता है, स्पीड का लिमिट नहीं होता है, स्मूथ होता है। तो इसमें साइड इफेक्ट क्या है? ये इनएफिशिएंट होता है। यानी कि पेपर पे जितने भी इंजीनियर्स लोग बैठ के मैथमेटिक्स किए थे, इसी कारण से रेल गन पे पहले खर्चा किया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स आया कि भैया आपको एनर्जी, मतलब जितना मेगा जूल आपके कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर चाहिए। लेकिन एक बोल रहा है सर आपका मेगा जूल 500 है आपके कैपेसिटर में, मैं 500 का 50 आपके प्रोजेक्टाइल में डंप कर दूंगा, लोग उसी पे खर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इसी कारण से इस पे उतना अटेंशन नहीं मिलता है। और इसका दूसरा एक साइड इफेक्ट है कि इसका ये कितना ज़्यादा एनर्जी ऑन ऑफ करना है, ये बहुत हाई है, और कितना तेज करना वो भी बहुत हाई है। क्योंकि आप सोचोगे ना कॉइल चालू कर देंगे, वैसे थोड़ी होता है सर।
जैसे ही आप ये देख रहे हैं कॉइल्स हैं, तो आपको करना क्या है कि कॉइल जो चालू कर रहे हैं, कॉइल को आप मतलब लेंथ जो है लीजिए, उस लेंथ को स्ट्रेच कीजिए। आपका प्रोजेक्टाइल जो मतलब मैग्नेटिक एमेचर है, वो घुस रहा है, वो आपका कॉइल पूरी तरह से एनर्जाइज होना है, वो पूरा पुल कर रहा है। वो उसके सेंटर पहुंचने से पहले आपको बंद भी करना है। अगर आप बंद नहीं किए, वो जैसे ही सेंटर क्रॉस करेगा वो वापस बाउंस बैक करेगा। और अगर आप मतलब बहुत स्पीड भी कर रहे हैं तो बस मतलब एनर्जी कपल नहीं हो पाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसकी स्विचिंग करना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यूएस गवर्नमेंट 2008 में ये मोटर फायर के लिए बनाया था, डिज़ाइन किया था, उसमें 94 गीगाहर्ट्ज़ का रेडार है उसके पीछे। उतना हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है? वो हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए कि उतना दूर जाएगा नहीं। दूसरी बात, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उतना वेवलेंथ छोटा होता है। वेवलेंथ जितना छोटा होता है उतना प्रिसाइज आप कर पाते हो, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में। वो एक-एक बता चाहिए, कॉइल नंबर 1 का गया, कॉइल नंबर 1 का सेंटर पहुँच रहा है, बंद कर दो। कॉइल नंबर 2 को चालू करो, कॉइल नंबर 2 का सेंटर पहुँच रहा है, बंद करो। और ये स्पीड बढ़ता जाएगा। पहला कॉइल आप बहुत आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हो, दूसरा कॉइल में स्पीड बढ़ चुका है, तीसरा में और बढ़ चुका है। तो एक्सपोनेंशियली, यानी हर कॉइल्स का ऑन ऑफ सीक्वेंस बहुत एनर्जी खाता है, वोल्टेज में भी और एम्प्स में भी। मतलब आप आराम से वोल्टेज कर सकते हो 500 वोल्ट या किलो वोल्ट्स, और एम्प्स में भी किलो एम्प्स तक चला जाता है। मतलब इनके केस में एग्जांपल देखिए, एक एक कॉइल जो है वो 25 टेस्ला का शॉक लेता है। और 25 टेस्ला में एमआरआई आप हमारा 1 से 5 रहता है। बात है, एमआरआई कांस्टेंट है, वो चलता रहता है, इसीलिए उसे सुपर कंडक्टर चाहिए। ये कॉन्स्टेंटली नहीं चलाता, बस पल्स करता है। तो 25 समझ रहे कितना ज़्यादा पावर है वो। तो वही है, पल्स करते हैं, कर देते हैं। तो मतलब आपका कैपेसिटर महंगा नहीं है, कॉइल महंगा नहीं है, सिस्टम महंगा नहीं है। महंगा है उसका सर्किटरी है बनाना, जो इफिशिएंटली ऑन ऑफ कर सके। मतलब कॉइल गन बनाना स्कूल के बच्चे बना लेंगे। कॉइल गन ऐसा बनाना जिसका कपलिंग इफिशिएंसी हो 4-5% से आगे, 10% या 20%, वो मुश्किल है। और कुछ कुछ डिज़ाइन ऐसा होता है जिसमें जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है जब प्रोजेक्टाइल निकल जाता है, वो बैक ईएमएफ को कलेक्ट कर लेता है ताकि नेक्स्ट शॉट में और एनर्जी इफिशिएंसी मिल सके। तो वो मुश्किल है। मतलब मेन इसमें डिफ़िकल्ट जो है, कॉइल बनाने का बोल रहे 2008 में बनाया जा चुका है, और मैं श्योर हूँ मैंने कहीं देखा है, मैं बस पकड़ नहीं पा रहा हूँ कहाँ देखा था। डिस्कवरी चैनल का फ्यूचर वेपन में देखा था कि यूट्यूब में कहीं देखा था कि ये दिखाए हैं, मतलब बंदा है फायर कर रहा है, और 2008 में मतलब ये सक्सेसफुली क्लोज़ किया गया था प्रोजेक्ट, कि हमने बनाया था, हमें ये करना था, हमने कर लिया। पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं तो। इस पे बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। ये रेडी टू यूज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रेल गन में ये कर दें, वो कर दें ना, ये रेडी सर, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। अगर आपके पास बिजली है और कैपेसिटर रखने का जगह है और आप इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कर सकते हैं, तो ये है टेक इट एंड गो। मतलब आप अभी बनाइए। और इसके मामले पे देख लीजिए कि चाइना भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने रेल गन फायर किया है, ये कॉइल गन फायर किया है, और ये उनका शेल था। अनफॉर्चुनेटली इसका एक फ़ोटो ही अवेलेबल है ऑनलाइन, वो बहुत लो रेजोल्यूशन है। हमको लगता है कि कोई दिखाना नहीं चाह रहे थे कि एक्चुअल मतलब गन कैसा है। ये आउटडोर शेल है, पूरा कवर किए हुए थे। तो क्या ये ऐसा चाइना बना सकता है? आराम से बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हू-हा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किटरी है। सेमीकंडक्टर है, मतलब सेमीकंडक्टर ऑन ऑफ है, लेकिन वो नैनोमीटर्स में बात नहीं हो रहा है। बड़ा-बड़ा ब्रिज चाहिए, कंडक्टर चाहिए। वो एक्चुअली पॉसिबल है। तो ये कर क्या सकता है? ठीक है, आपने बना दिया, फेंक रहे हैं, कर क्या सकता है? ये आपका कर सकता है क्वाइट इट, यानी कि आपका जैसे यूएस के केस में उनका था मोटर प्रोजेक्ट, मतलब जो आप देखते हैं ना, लेके ऊपर से डाला, वो उसको बनाने का। तो ऐसा क्यों कर रहे थे? बात है, मोटर बहुत जोर आवाज़ करता है। जब भी आप उसमें मारते हैं, उसके पीछे फायरिंग पिन रहती है, वो जो प्रोपेलेंट ऐसे गिरता है, पुटुंग करके जला जाता है। अब बात है, बहुत जोर आवाज़ करता है। पहले सोल्जर्स की बैंड बजा देता है, आवाज़ इतना जोर कर रहा था। दूसरा, एनिमी को पता चल जाता है कहाँ से आ रहा है, एटलीस्ट डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। अब रहा बात, मान लीजिए उसके जगह पे ऐसा है ना, आवाज़ किया ही नहीं सर। मतलब 5 मीटर दूर जो बंदा खड़ा है उसे भी नहीं पता कुछ हुआ क्या सर। और हाँ, एक साइड इफेक्ट होगा, रिकॉइल अभी भी करेगा। बोले रिकॉइल क्यों कर रहा है? रिकॉइल इज एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। आप यीट कर रहे हो, वो आपको यीट कर रहा है पीछे, तो एक्शन इक्वल्स रिएक्शन है, लेकिन आवाज़ ज़ीरो, कुछ नहीं है। और वो थर्मल सिग्नेचर कुछ नहीं, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा ना, घिस नहीं रहा है, स्टार्टिंग गैस नहीं डाल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से स्टेल्थ है, फेंक दिया। तो इनका टारगेट था कि जो नॉर्मल मोटर जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा परसेंट एक्स्ट्रा मांगे थे, कि जितना उसका रेंज है उससे ज़्यादा हमें दो। अब रहा बात, मान लीजिए वो बहुत महंगा पड़ता है, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा एनर्जी बोला, 25 टेस्ला मुंह दिखाई का बोल दे रहे हैं। और मैंने तो कॉइल गन देखा जो मतलब एमेच्योर लोग बना रहे हैं, उसमें एक एक कॉइल जो इतना छोटा हाथ में अट जाता है, दैट्स लाइक 8 टेस्ला तक छू जा रहे हैं। 5-6 टेस्ला मार्केट में मिल रहा है, आप बना सकते हो 5-6 टेस्ला, लेकिन हाँ, शॉर्ट पल्स है। वो 5-6 टेस्ला कंसिडर, वो पिघल के गायब हो जाएगा, पल्स है। तो रहा बात कि आप इसमें एक दूसरा सिस्टम भी कर सकते हो, क्वाइट हीटिंग कर दो, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं फेंकना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। या तो आप उसे हीट प्लस रॉकेट बूस्ट कर दो। ये जो कंट्री सॉल्व किया, वो बैंड लगा बजा देगा बाकी सबकी। अब बोलेंगे कैसे जानते कि इस पर रॉकेट असिस्ट कर सकते हैं? पहली बात, अगर कॉइल गन के अंदर हुला लला कर सकते हैं,
तो सब चीज़ कर सकते हैं। और क्या ऐसा करना पॉसिबल है? आर्टिलरी शेल्स में रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स आ चुके हैं। मतलब आर्टिलरी शेल जिसका जी फोर्स इससे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेज से आपको प्यार से एक्सेलरेट कर रहे हैं। आर्टिलरी शेल 10,000 जी का शॉक दे सकता है एक शॉट में। तो उसमें अगर आप रॉकेट डाल सकते हैं तो इसमें डालना बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है, बस सर गाड़ी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना शॉक से उसको फेंकोगे उतना ही लोड आपके सस्पेंशन पे पड़ेगा। व्हीकल बोलेगा सर बच्चे की जान लोगे क्या? तो अपने को गाड़ी का भी सोचना है ना कि फायर तो कर दिए, लेकिन पता चला सर 2 साल के अंदर गाड़ी खत्म। गाड़ी का सस्पेंशन बोलता है सर हो गया, चैसी बोल रहा है सर हो गया, मेरा पे पूरा फटीग आप डाल दिए हो। तो आप उसको बस प्यार से फेंकोगे और जैसे ही वो हवा में जाएगा, जैसे ही उसका डिटेक्ट करेगा कि जी शॉक कम हो रहा है, फायर करके रॉकेट निकल जाएगा। पता नहीं चलेगा कहाँ से फायर किया गया। तो बीच हवा में फायर होगा, रेंज भी बहुत ज़्यादा देगा, बढ़िया है। और सोल्जर का हियरिंग लॉस भी नहीं होगा। तो ये मुझे एक्चुअली ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक्चुअली ये बनाया जा सकता है अब भी। और जो भी उसको मतलब रॉकेट असिस्टेंट डाल दिया उसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व। को ये रेल गन उतना प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो अभी रेडी है, ये अभी टेक इट एंड गो। और लंबा बैरल आप कर रहे हो तब तो टेंशन ही नहीं है, जब तक आप वो सॉल्व कर पाते हो। स्विचिंग जितना बढ़िया से आप स्विचिंग कर पाते हो उतना बढ़िया आपकी इफिशियंसी होगी। अब आते हैं तीसरा जो सबसे कॉमन है, वो है लेजर्स। लेज़र स्टार्ट हुआ था स्टार वार से, सबको बहुत जोर का भूत चढ़ा था। और हाँ ये बताइए, यूएस प्रेसिडेंट को भूत चढ़ गया था, रेगन को कहा जाता है भूत चढ़ा था बहुत जोर से। तो स्टार वार्स प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था कि लेज़र डोम बनाएंगे। उस टाइम वो थोड़ा ज़्यादा फूक लिए थे, था कि हम न्यूक्लियर वेपन से पल्स करेंगे, वो पल्स से एक्सरे लेज़र निकालेंगे, वो एक्सरे लेज़र से आईसीबीएम को फोड़ेंगे। एक्चुअली पैसा खर्च किए थे इस सब बनाने में, हम लोग कभी कभी थोड़ा ज़्यादा फूक लेते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट तो हुआ था, सपना कुछ ज़्यादा देख लिया गया था, लेकिन रियल में अब आ गया है, मार्केट में रेडी है, लोग यूज़ कर रहे हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक यूज़ हो रहा है। तो ऐसा हो कैसे गया? ऐसा हुआ इसलिए सिर्फ एक चीज़ की कोर डेवलपमेंट है। फाइबर लेज़र जहाँ डेवलपमेंट हो गया, फाइबर लेज़र में आप बहुत सारे छोटे लेज़र को कपल करके बहुत ज़्यादा पावर एक जगह से निकाल सकते हैं। क्वालिटी ऑफ बीम बहुत अच्छी मिल सकती है। और चूँकि फाइबर वो एक फाइबर है, आप कई सारे फाइबर जोड़ भी तो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सबसे बड़ा मार्केट में अगर आप खरीदना चाहते हो फाइबर लेज़र, वो आपको जनरली 70 किलोवाट तक का मेटल कटिंग में मिलता है। पॉकेट बहुत भारी होना चाहिए आपको उसको खरीदने के लिए, लेकिन मिलता तो है। अब मान लीजिए आपको है, गवर्नमेंट बोलती है कि सर हमको 100 किलोवाट चाहिए, जैसे इजराइल वाला है 100 किलोवाट चाहिए। आपका मान लीजिए सर पंप डायोड उतना बड़ा नहीं बना सकते, उतना बड़ा लेजिंग फाइबर नहीं बना, एक काम करो 4-5 तो जोड़ दो। ये भी तो कर सकते हैं। जैसे आप बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में देखते हैं, उसमें क्या रहता है, मतलब ये कार्गो एयरशिप में क्या रहता है कि 2 जेट इंजन बहुत बड़ा नहीं बना सकते, तो 4 इंजन डाल दो। सेम इसमें भी कर सकते हैं, आप बहुत सारा फाइबर डाल दो। तो जैसे ही फाइबर लेज़र रेडी हो गया और उसका डेवलपमेंट मेटल कटिंग इंडस्ट्री में होने लगा, वॉर के लिए इसको प्यार से ले लिया गया। पहले स्टार्ट किए थे वो लोग केमिकल लेज़र्स पे। वो जो आप बोइंग प्लेन देखा जिसका नोज़ में लेज़र था, वो केमिकल लेज़र था, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फाइबर लेज़र संभाल लिया, फाइबर लेज़र लाइक हम संभाल लेंगे, थारा भाई संभाल लेगा। अब यहाँ पे समझिए कि पावर स्केल अप कर सकते हैं आप। मतलब शुरू में मेगावाट केमिकल लेज़र मेगावाट का पावर देता था, लेकिन कांस्टेंट नहीं था, फ्यूल कंज्यूम करता था। मतलब उसके लिए केमिकल्स आपको लोड करना पड़ेगा, केमिकल्स कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं था। और ये फाइबर लेज़र जो है अब पावर बहुत दे पाता है। पुराने टाइम के डायोड लेज़र बहुत हुआ 1 किलोवाट में भी बैंड बच जाता था। अब आप आराम से कई किलोवाट, बोल रहे हैं 70 आप खरीद सकते हो मार्केट में, और स्केल अप कर सकते हैं। आप 70 के कई सारे जोड़ दो तो स्केल अप कर सकते हैं। और ये 50% एफिशिएंट थियोरेटिकली छू सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपका जनरेटर अगर चल रहा है तो उसका बैंड नहीं बचेगा। इसको ये नहीं कि और कैपेसिटर चार्ज करो, कैपेसिटर डंप करेगा, फिर वेट करो कैपेसिटर को, ना जी ना, लोड नहीं लेना है जी, ये कॉन्स्टेंटली चल सकता है। 50% एफिशिएंट मुझे लगता नहीं कि अभी किसी मार्केट में है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। 20% तो आप खरीद सकते हो। अगर आप जर्मन लेज़र खरीदते हो तो 20% तो वो आपको दे देंगे, टेक इट एंड गो। 50% छुआ जा सकता है। और ये लाइट स्पीड सबसे बढ़िया बात है, इसका स्पीड में टेंशन ही नहीं सर। लाइट स्पीड सर, लॉ ऑफ फिजिक्स का स्पीड पे हम आ गए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को देख पाते हैं, आप उसको बूम कर सकते हैं, आपको टेंशन ही नहीं लेना। आप उसको देख रहे हैं, काम खत्म सर, प्रॉब्लम सॉल्व, आधा प्रॉब्लम सॉल्व। आप अगर उसको देख पा रहे हैं, काम खत्म। अब रहा बात कि आप कर क्या सकते हो, ये डिपेंड करता है। आपके पास सबसे सस्ता ऑप्शन होता है ब्लाइंडिंग ड्रोन्स का। यानी कि मान लीजिए ड्रोन समस्या दे रहे हैं, कि ड्रोन में समस्या क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेजिंग सेंसर बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इमेजिंग सेंसर क्या है, मतलब कैमरा सेंसर है। अब एक काम करो ना, उस पर अगर आप 1 किलोवाट का भी लेजर मार देते हैं, साफ हो जाएगा, सेंसर साफ हो जाएगा। तो वहाँ पे इसे कहते हैं ब्लाइंडिंग लेजर्स आप बना लीजिए कि ठीक है, हम ड्रोन्स जो है उसको आसपास आने नहीं देगा। और अगर आप ड्रोन देख लिया, आपने ड्रोन को ब्लाइंड कर दिया, अब आप भाग सकते हो और ड्रोन आपका पोजीशन रिले नहीं कर पाएगा कि ये इस डायरेक्शन भागा है। ये बहुत बड़ी बात है। ड्रोन का आधा पावर आप खत्म कर देते हो अगर आप भाग सकते हो उससे देख के। मतलब उसने आपको देखा, आपने उसे ब्लाइंड कर दिया, अब आप भाग लिए, अब वो ड्रोन ऑलमोस्ट आउट ऑफ एक्शन हो गया।
दूसरी बात मतलब वो तो हुआ बेस लेवल, यहाँ से गाड़ी आपकी खुलती है। फिर होता है एक बिच प्लीज़ लेवल। बिच प्लीज़ लेवल जो है ऐसा है कि वहाँ पे अभी कोई पहुँचा है कि नहीं पहुँचा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो लेवल पे आप पहुँच गए, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपके लाइक सर आप मिसाइल मार रहा है, हटो यार, हटो, सब चीज़ को आप उड़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए स्टार्ट ही करते हो 100 किलोवाट से और 300 किलोवाट और कई मेगावाट का बात होता है। मतलब अगर आप कई मेगावाट से नीचे बात करो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर आप किलोवाट 300 किलोवाट छोड़ते हैं तो आर्टिलरी शेल्स जो आप पे फायर किया आप उसे बीच हवा में उड़ा सकते हैं। मतलब आपका बेस है, आपका ये डोम आराम से काम कर रहा है, एकदम सब चीज़ को देख रहा है, अरे खत्म सर, अरे किसी ने आरपीजी खत्म, हटाओ। वो बिच प्लीज लेवल है। और कई मेगावाट पहुंच गया तो आईसीबीएम को बोलेगा हटाओ यार, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। तो लेज़र समझिए, लेज़र की गाड़ी खुल गई है और चूंकि ये इफिशिएंट भी होता है तो एक्चुअली अफोर्ड किया जा सकता है इसको कॉन्स्टेंटली चलाना है। यानी कि यूएस गवर्नमेंट वैसे कहते हैं इनका मैगजीन कैपेसिटी इतना है कि ये स्वॉर्म संभाल सकते हैं, यानी कई सारा ड्रोन भेज दिया था, लेज़र बोले हट यार, करता रहेगा, 1-2 घंटा तक कर सकता है कॉन्स्टेंटली। वो अब 15 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। 300 किलोवाट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं फुटेज नहीं देखा है। मतलब लेकिन चांसेस है कि कर ही लेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ लेज़र। तो यहाँ तक तो सब बहुत बढ़िया बात है, हम लोग उड़ रहे हैं कि ये कर लेंगे, पावर से कॉइल गन चला लेंगे, रेल गन चला लेंगे, आपका ये कर देंगे, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन सर बिजली कहाँ से आएगा वो तो इसीलिए मैंने बोला था कि पावर के लिए आपको चाहिए ये फ्यूल। तो फ्यूल में समझिए कि बिना पावर के ये सब पॉइंटलेस है, बात करने का बहुत अच्छा है, पॉइंटलेस है बिना उसके। क्योंकि ये सब जो लोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत हाई है। अभी तक लोड के मामले में प्रोपल्शन ही सबसे ज़्यादा मेन लोड देता था, लेकिन अब जाके रेडार थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगा और रेडार से ज़्यादा ये सब पावर यूनिट खाते हैं। अगर आने आप चाहते हो कि जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यूएस का ताजाब बनाया गया, जेरल्ड आर फोर्ड, उसमें बनाया गया कि स्टीम कैटरपोल्ट हटाओ, उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटरपोल्ट यूज़ करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बात है कि ये टेक्नोलॉजी इन्होंने पिछले वाले में डाला था, हज़ार प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व कर लिए, ये टेक्नोलॉजिकली रेडी हो गया है। अब इसमें आप देखिए कि वो भाप नहीं निकल रहा, पिछले वाले में देखिए भाप बहुत निकलता है, इसमें भाप नहीं निकल रहा है। ये कम जगह खाता है और इसका यील्ड ज़्यादा होता है, यानी कि ये एक दिन में कंपेयर टू लास्ट जनरेशन ये 25% ज़्यादा प्लेन को ऊपर पहुंचा सकता है। मतलब एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, तो आराम से वो उन्होंने दे दिया। लेकिन वो बहुत बिजली खाता है ना, आप समझ रहे हो, एक जेट को आप हीट कर रहे हो तो बहुत बिजली खाता है, प्रेम से खाता है। रेडार, ओए होए होए, रेडार तो बिजली ऐसे खाता है जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब फिर आप उसमें सोच रहे हो कि आप लेज़र डालोगे, कॉइल गन डालोगे, रेल गन्स डालोगे, भाई बिजली का कई कई 100 मेगावाट का झटका देने लगेगा। उतना पावर आप कहीं से ला नहीं सकते, ऑक्सिलरी से नहीं ला सकते। जैसे हमारे गाड़ी में क्या होता है, मेन इंजन होता है और ऑक्सिलरी छोटा सा इतना सा अल्टरनेटर होता है। ये मतलब पुराने टाइम के शिप में वही लॉजिक पे चलता था कि मतलब आपका मेन रहता था प्रोपल्शन पे और उसके बाद थोड़ा सा पावर, और बैटल शिप्स में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता था क्योंकि वो सब टरेट घुमाने उमाने के लिए काफ़ी एनर्जी लगता था। लेकिन आज का इकोनॉमिक सिस्टम जो है, आज का जो पावर ड्रॉ है, उसमें ये सब नहीं चल सकता। तो उसी के लिए हिसाब है कि ऑक्सिलरी जनरेटर जो है वो सही में ऑक्सिलरी हो गया, यानी बहुत बेसिक लोड चला सकता है। तो आर्मी और नेवी सीधे हाइब्रिड में कूद गए। अब अभी चूँकि बहुत सारे डिज़ाइन पुराने हैं, उनको मतलब जैसे आप इस तरह का शिप बनाते हो तो ये सब 50 साल तक यूज़ किया जाता है। और तो आप मान लीजिए शिप बना हुआ है, 10 साल ही हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसको फेंक थोड़े दोगे, तो उसमें जुगाड़ करोगे। तो जुगाड़ सिर्फ सीरियल हाइब्रिड करना मुश्किल होता है, लेकिन पैरेलल हाइब्रिड जुगाड़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूएस नेवी शिप्स को जुगाड़ कर दिया जा रहा है कि भैया तुम पैरेलल हाइब्रिड कर देते हैं, एटलीस्ट माइलेज अभी तुरंत बढ़ा देते हैं, और जो कल बनेगा उसमें सीरियल हाइब्रिड सीधे देंगे। ये हुआ आपका 30 मेगावाट क्लास का जो आपका ये प्रोपल्शन मोटर है। ऐसा समझ लिए 4 लग जाएगा अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाना चाहते हैं तो मैं ऐसा करते क्यों? वही कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है आपकी गाड़ी में? वो अल्टरनेटर में कि मेन इंजन में? मेन इंजन में है। तो मेन इंजन से आप जनरेटर चलाओ, तब फ़ायदा होता है कि उतना एनर्जी आपके पास एज़ ए इलेक्ट्रिकल है, वो आप डाइवर्ट कर सकते हो। वो आप प्रोपल्शन भागना है कहीं से जगह से, डालो प्रोपल्शन में पूरा पावर डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। वो जो आपको हो गया कि एक काम करो भैया, लेज़र पे पूरा डाल दो, लेज़र पे आप डाल दो। आपको जो करना है कर सकते हैं, एनर्जी अगर नहीं है तो कर नहीं सकते। इसीलिए पावर प्लांट, जनरेटर और एवरीथिंग, ये पाइपलाइन आने वाले टाइम में सारे गवर्नमेंट सब करने वाली है। जो नहीं करेगी वो फ्री के पिटेगी, चाहे वो ट्रक्स हो, टैंक्स हो। टैंक्स में बाय द वे ये एब्राहम एक्स का जो नया जनरेशन आर्मी के पास भेजा जा रहा है कि आप इसको देखिए, चूज़ कीजिए और इसमें आप बताइए कि आप क्या लोगे। मतलब कंपनी इसमें सब चीज़ डाल दिया और उसके बाद आर्मी को सेल किया जाएगा। आर्मी बोलेगा देखो ये तो ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हटा दो, ये ठीक है, ये हमको नहीं पसंद आ रहा है। ये सब मतलब फाइन ट्यूनिंग होती है। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाइब्रिड। ऐसा क्यों? क्योंकि जेट बहुत पावरफुल है हाई स्पीड पे, यानी कि अगर भगा रहा है टैंक, मतलब आपको टैंक ले जाके कहीं जाना है, टैंक जेट इंजन बोला भाई थारा भाई संभाल लेगा। आइडलिंग करना है, जो कि 90% टाइम टैंक्स आइडलिंग करते हैं, उस टाइम में वो तेल फ्री का पीता है। हाइब्रिड में टेंशन नहीं है। हाइब्रिड का बस उसको इतना पावर रखना है कि इमरजेंसी में वो स्टार्ट कर दे सारा सिस्टम को और भगा दे कुछ मिनट के लिए।
इतना मतलब अगर वो हो जाता है कि इंजन स्टार्ट होने का टाइम है 1 मिनट, उसको 10 मिनट का पावर ही चाहिए। और जबकि उतना नहीं है, इसको दिया गया है कि कई घंटे तक ये आइडल कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी के जितने एब्राहम्स है उसमें एक छोटा-सा इंजन डाला गया, छोटा-सा अलग से ऑक्सिलरी इंजन, ताकि वो मेन इंजन को ज़बरदस्ती का ना घिसा जाए। तो समझ लीजिए टैंक्स तब में डाला जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर में डाला जा रहा है, ये एकदम फिक्स हो गया कि बिना इस मतलब हाइब्रिड सिस्टम पे गए आने वाले टाइम का जो रिएक्टर पावर चाहिए, जो पावर ऊम्फ चाहिए, वो नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के पास बेनिफिट है कि वो हमेशा से ऐसे ही थे, क्योंकि उनका था कि भैया रिएक्टर से स्टीम बनता था, स्टीम से पुराने डिज़ाइन में स्टीम से स्टीम टरबाइन चलता था, टरबाइन से आपका प्रोपेलर चलता था। आज के टाइम में कि स्टीम से टरबाइन से जनरेटर चला दो, जनरेटर से आप सारा चीज़ करो। इसका फ़ायदा मिलता है, देख रहे हैं। और बाय द वे इसमें कुछ-कुछ नेवी क्लेम कर रही है उनके पास सुपर कंडक्टिंग मोटर है, बोले उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि पावर रेटिंग सेम है और एफिशिएंसी में उतना फ़र्क नहीं आएगा। 98% वर्सेस 99% में 1 ही परसेंट का अंतर है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि एग्ज़ाम्पल कहा जाएगा 300 टन का मोटर जो है, वो 30 टन तक छोटा कर सकते हैं, बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि आपका शिप में कितना जगह है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो है, पावर के मामले में जो कंट्री समझदार है, आगे बढ़ रही है, उस शांति से भैया चुपचाप से हाइब्रिड ट्रेन डालो, क्योंकि अब इसमें अगर हाइब्रिड डाल देता, अब कल को कोई बोलता है सर ये छोटा-सा लेज़र यूनिट बनाएँ, आपका ड्रोन उड़ा नहीं सकता लेकिन ये ड्रोन को ब्लाइंड कर देगा, तुरंत लगा देंगे। अभी वाले इब्राहिम में डालने जाएँगे, बोलेंगे सर नहीं हो सकता है, ऑक्सिलरी जनरेटर का उतना पावर नहीं है, मेन जनरेटर के हिसाब से बनाए थोड़े हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हाइब्रिड पावर ट्रेन के बिना ये सब काम नहीं चलने वाला। नीचे वीडियोज़ मैंने 1-2 ठो नेवी के दे दिए हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूचर एनर्जी वेपन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जो मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।